This is an ABP Life podcast. बजट की इकोनॉमिक्स पे तो कल हमने बात की थी, लेकिन आज बात करेंगे बजट की पॉलिटिक्स पे। इकोनॉमी और पॉलिटिक्स, क्या फाइनेंस मिनिस्टर ने दोनों का ख्याल रखा या नहीं? क्या असर होगा इस बजट का मोदी सरकार पर आने वाले 2024 लोकसभा इलेक्शंस में और 2023 यानी इसी साल आने वाले चुनावों में? चलिए जानते हैं आज एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर। हेलो, मैं मानसी हूँ आपके साथ लेकर के FYI सिर्फ एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर, जहाँ मेरे साथ में जुड़ चुके हैं जाने माने पत्रकार विजय विद्रोही जी। वेलकम टू एबीपी लाइव पॉडकास्ट। जी शुक्रिया। एबीपी लाइव पॉडकास्ट के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कल बजट आया है और इसी को लेकर के आपसे ये पूरी बातचीत आज करना चाहेंगे कि इस बजट का आने वाले इलेक्शंस में और 2024 के लोकसभा इलेक्शंस में आखिर क्या असर हमें देखने को मिलेगा। सबसे पहला सवाल जो लेना चाहूंगी वो यही कि इकोनॉमी और पॉलिटिक्स, क्या फाइनेंस मिनिस्टर ने दोनों का ख्याल रखा या नहीं? देखिए, हमारे यहाँ अर्थशास्त्र राजनीति शास्त्र से जुदा नहीं है जी, और जितनी भी इकोनॉमिक घटनाएं होती हैं उनका एक पॉलिटिकल एंगल होता है, एक पॉलिटिकल उसका एम्बिशन भी होता है, और इसमें मोदी सरकार तो वैसे भी माहिर रही है जी। बिल्कुल साफ है कि इस बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2023 के होने वाले 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव को भी ध्यान में रखा है और 2024 का जो अगला लोकसभा चुनाव है उसको भी ध्यान में रखा है। यही वजह है कि मिडिल क्लास के लिए कुछ रियायतें हैं, जो अमीर वर्ग है उसको भी रियायतें दी गई हैं। यानी अमीर वर्ग से तो नोट आ जाएगा और मध्यम वर्ग से और आदिवासियों से और किसानों से वोट आ जाएगा। कुछ इस तरह की स्ट्रेटेजी पहली नजर में निर्मला सीतारमण की रखती है और कोर्स करेक्शन का भी ध्यान रखा है। सबसे बड़ी बात है कि अगर ये मुद्दे 9 विधानसभा चुनाव में नहीं चले तो अगला बजट तो है ही 2024 का, उसमें फिर गरीबों के लिए और वंचित वर्गों के लिए या जिन लोगों ने वोट नहीं दिया उनको लुभाने के लिए कुछ और रेवड़ियां बांटी जा सकती। जी जी। पहले जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की जो पहल की गई थी उसका पहले चुनाव में कितना फायदा देखने को मिला है, और अब एक बार फिर से जो आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए 1 साल का राशन और बढ़ा दिया है, उससे कितना फायदा होने की उम्मीद है? देखिए, जो गरीब अन्न कल्याण योजना है ये तो कोविड काल से के समय में शुरू हुई थी। स्वाभाविक है 2019 के बाद शुरू हुई थी, तो 2019 के लोकसभा चुनाव के वक्त तो ये योजना थी नहीं। 2019 के लोकसभा चुनाव में लाभार्थियों का लाभ मिला था। तब आपको ध्यान होगा कि अमित शाह खुद रैलियों में बोला करते थे कि 22 करोड़ लाभार्थी हैं। इन 22 करोड़ लाभार्थियों में उज्ज्वला गैस सिलेंडर जिनको मिला, उजाला के तहत जिनके यहाँ लाइट लगी, जिनको स्वच्छता अभियान के तहत जिनके घर में शौचालय बनवाए गए, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिनको घर मिला, ये तमाम लोग उसमें आते हैं और इनकी संख्या 22 करोड़ खुद बीजेपी ने क्लेम की थी और 23 करोड़ के आसपास 2019 के लोकसभा चुनाव में उनको वोट मिला था। 2018 के दिसंबर महीने के विधानसभा चुनाव में जब बीजेपी मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हारी थी तो बीजेपी ने कोर्स करेक्शन किया और किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 6,000 रुपया जो हर साल देते हैं वो अतिरिक्त रूप से लेकर आई। तो इन सब का फायदा 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मिला था। जी बिल्कुल। मिडिल क्लास के लिए, चूंकि आपने ऊपर जिक्र भी किया और इसी से जुड़ा सवाल लेना ही चाहेंगे, जिस तरह से टैक्स में कमी की गई है, कैसे फायदा कितना हो सकता है? देखिए, हिंदुस्तान में मिडिल क्लास करीब 27-28 करोड़ माना जाता है और मिडिल क्लास नाराज था। थोड़े उसके नौकरियों का संकट है, बेरोजगारी है, महंगाई है, इन सब की मार उसको झेलनी पड़ रही थी। गरीब वर्ग के लिए लाभार्थी योजना, गरीब वर्ग के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना से लेकर तमाम योजना थी जो मिडिल क्लास जिसके दायरे में नहीं आता था। कहा जाता है कि 2014 से ही कहा जा रहा था कि मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं होता था कभी बजट में। जी हाँ, और मिडिल क्लास ने आगे बढ़ चढ़कर वोट दिया था। मिडिल क्लास 2 तरीके से प्रभावित करता है इलेक्शंस को। एक तो उसका अपने वोट के चक्कर में और दूसरा वो नैरेटिव सेट करता है। मिडिल क्लास छवि बिगाड़ने या सुधारने में मिडिल क्लास की बड़ी भूमिका होती है, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। मनमोहन सिंह सरकार के समय जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन का जो अन्ना हजारे ने आंदोलन चलाया था,
उसको मिडिल क्लास ने हाथों हाथ लिया था। और बीजेपी की सत्ता में जो वापसी हुई थी 10 साल बाद, उसमें इस मिडिल क्लास के वोट की बड़ी अहमियत थी। और ऐसे में जब इस बार मोदी जी को लगा होगा, प्रधानमंत्री जी को लगा होगा, वित्त मंत्री जी को लगा होगा कि मिडिल क्लास नाराज चल रहा है, मिडिल क्लास महंगाई और बेरोजगारी से जूझ रहा है, तो ऐसे में मिडिल क्लास को खुश करना जरूरी है। और इसमें भी एक तीर से दो शिकार किए गए हैं। एक तो आपने मिडिल क्लास को खुश कर दिया, और दूसरा जो पुरानी टैक्स रिजीम थी जिसको आप आउटडेटेड घोषित कर देना चाहते थे, उस सिलसिले में भी आप आगे बढ़ गए कि सब कुछ जो टैक्स बेनिफिट्स हैं वो नई रिजीम के तहत है। जी सर, जी। अच्छा, पेट्रोल, एलपीजी, जिन्हें हर देश में एक पॉलिटिकल कमोडिटी माना ही जाता है, इनका कोई जिक्र नहीं किया गया इस बार बजट में, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट को कैसे इफेक्ट कर सकता है? देखिए, जहां तक पेट्रोल डीजल की बात है तो अब भारत सरकार, जी एलपीजी, हाँ, तो कुल मिलाकर भारत सरकार तो ये कह ही चुकी है कि हमने इसको अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के हवाले कर दिया, हमारा कोई लेना देना नहीं है। हालांकि इलेक्शन पीरियड के दौरान हम सब जानते हैं कि डीजल और पेट्रोल के दामों में वृद्धि रोक दी जाती है, ये अपनी कहानी अलग है। इस समय जाहिरा तौर पर एक साल पहले जो क्रूड ऑयल के दाम इंटरनेशनल मार्केट में $130 प्रति बैरल हो गए थे, अब वो $82 प्रति बैरल हो गए हैं। और हिंदुस्तान को, जो हिंदुस्तान का बास्केट है, उसमें तो भारत को और सस्ता मिलता है, और रूस से भारत और सस्ता ले रहा है। 36% रेट घटे हैं इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के, तो उसके हिसाब से बेनिफिट पास करना चाहिए, ये बात तो सब कहते रहे हैं। लेकिन चक्कर क्या है कि अभी बेनिफिट दे देंगे तो जनता भूल जाएगी। तो बेनिफिट अगर मिलना है तो 2024 में दो, 2024 में 1 फरवरी को बेनिफिट दो, कुछ दिनों बाद मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा, और कुछ 1 महीने 2 महीने बाद चुनाव हो जाएंगे। तो जनता की मेमोरी में भी रहना चाहिए, अब जनता भूल जाएगी, ये भी एक स्ट्रेटेजी हो सकता है हो। और दूसरी बात है कि सरकार मानकर चलती है कि लोग थोड़ा रोना रोएंगे, थोड़ा नाराज भी होंगे, लेकिन मानकर चलेंगे कि साहब अब कोई भी सरकार होगी, पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के दाम तो घटा ही नहीं सकती, या उस पर फिर पॉलिटिक्स होती है। जी जी। अगर ऑपोजिशन की बात करें, तरह तरह के बयान आए, चाहे राहुल गांधी हो जिन्होंने अमृत काल की जगह उसे मित्र काल कहा बजट को, चाहे तेजस्वी यादव जी हो जिन्होंने कहा कि इससे ज्यादा तो कांग्रेस के समय में बजट में मिलता था, कुछ नहीं है बिहार के लिए, तो इस बजट में वो कौन सी कमियां रही जिनका फायदा ऑपोजिशन को मिल सकता है? देखिए, 2-3-4 कमियां हैं जिसको हम सरसरी निगाह से गिना सकते हैं। एक तो बड़ी कोई बेरोजगारी कैसे दूर होगी, उसको लेकर कोई कंक्रीट प्लान नहीं है। 10 लाख करोड़ रुपए का जो कैपेक्स रख दिया गया है, उसको रिजल्ट में परिवर्तित होने में टाइम लगेगा, और ये 10 लाख करोड़ एक साथ तो आने वाला नहीं है। मतलब उसका जो भी स्ट्रक्चर बनेगा उसमें धीरे धीरे चीजें उसमें यूज होने शुरू हो जाएंगी। प्राइवेट सेक्टर कितना निवेश करेगा आज की तारीख में तय नहीं है। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर स्थितियां और खराब होंगी, अगर हुई खराब तो उसका अल्टरनेट बजट में क्या है, प्लान बी क्या है, कुछ नहीं है। अमेरिका का फेड बैंक अगले 2 दिन में हो सकता है कि जो ब्याज दरें बढ़ा दे, तो उसका भी असर भारत के जो रुपया और डॉलर वाली जो कीमत है उस पर पड़ेगा। तो ये तमाम चीजें हैं जिसको लेकर अभी कुछ चीजें तय नहीं है। और फिर ओल्ड रिजीम जैसी टैक्स वाला है, उसमें नई रिजीम में तो 1% लोग आए हैं, 99% तो पुरानी रिजीम में है। और पुरानी रिजीम को क्या ये नहीं लगेगा कि वो हम ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, और हम तो सेविंग करते हैं, इस सेविंग से सरकार का काम चलता है, और हमारी सेविंग को सरकार नजरअंदाज करके और नई टैक्स रिजीम पर ज्यादा जोर दे रही है। तो उसका वो इफेक्ट भी उस रूप में मुझे लगता है हो सकता है। और डिस्ट्रेस लेवल कितना है, सरकार को लग रहा है कि इतना देने से दुखी लोग खुश हो जाएंगे, इतना देने से बेरोजगारों को लगेगा कि हाँ स्टाइपेंड मिलेगा, 10 लाख करोड़ है तो आने वाले समय में चीजें ठीक हो जाएंगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर डिस्ट्रेस लेवल ज्यादा है, और अगर ये डिस्ट्रेस लेवल विधानसभा चुनाव में खुलकर सामने आया, तो फिर क्या होगा, ये भी कुछ सवाल उठते हैं। जिस तरह से 2020-21 में किसान आंदोलन भी चला, तो अब किसान भी डेफिनेटली नाराज थे। और अगर इस बजट की हम बात करें तो आने वाले इलेक्शंस के लिहाज से इस बजट में किस चीज को खुश किया गया है? आने वाले इलेक्शन से मतलब आपका विधानसभा चुनाव से है, लोकसभा से? इस साल 2023 के।
हाँ, तो विधानसभा चुनाव के हिसाब से तो देखिए कर्नाटक में जनता को तो सीधे सीधे खुश किया गया है। 5,300 करोड़ रुपए का जो ड्राउट वाला प्रभावित इलाका है उसके लिए पैसा रखा गया है। फिर कोऑपरेटिव सेक्टर में कुछ रियायतें दी गई हैं, शुगर लॉबी को कुछ लाभ दिया गया है, जिससे कि सरकार को उम्मीद है कि महाराष्ट्र में उनकी स्थिति, उत्तर प्रदेश में स्थिति ठीक हो सकती है, हालांकि वहां चुनाव नहीं है। बाकी 9 विधानसभा चुनाव की बात करें तो इसमें से 7 असेंबली स्टेट ऐसी हैं जहां पर आदिवासी वोट का अच्छा खासा असर है जी। उसमें तेलंगाना है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है और इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट के 1-2 राज्य त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम आते हैं जी। तो आदिवासियों के लिए बजट बहुत ज्यादा 8,000 करोड़ था एसटी के लिए, जो 12,000 करोड़ किया गया है। 48% जंप, एकलव्य योजना, कुछ अन्य योजनाएं, तो उस आदिवासी बेल्ट को बीजेपी कैप्चर करना चाहती है और उसमें अपना वोट बैंक का विस्तार करना चाह रही है। एक दूसरा, डिस्ट्रेस में जो लोग जी रहे हैं वो कांग्रेस की तरफ या विपक्ष की तरफ ना भाग जाएं, इसका भी प्रबंध कर रही है। तो इससे ये सब 2023 के विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखकर ही किया गया है। अब इसका कितना फायदा होता है, नहीं होता है, ये कहना मुश्किल है। बिल्कुल सर। और आखिरी सवाल यही आपसे लेना चाहूंगी कि 2024 के जो इलेक्शंस हैं उनको देखते हुए क्या क्या बजट में चीजें हैं? देखिए, ये सारी चीजें 2023 के विधानसभा चुनाव के हिसाब से भी हैं और 2024 के हिसाब से भी हैं। आप ये कह सकते हैं कि अभी सरकार ने एम किया कि इस बार मिडिल क्लास को खुश करते हैं जी। और जो रिच क्लास है उसको भी खुश करते हैं। फिर देखते हैं कि विधानसभा चुनाव में क्या निकलता है। अगर पता लगा कि गरीब है, जो बहुत महादलित है, महापिछड़े हैं और अत्यधिक जो डिस्ट्रेस लेवल है, किसान है, उनका वोट नहीं मिला, तो फिर उनको वो रेक्टिफाई कर दिया जाएगा, उसका कोर्स करेक्शन कर दिया जाएगा 2024 के बजट में। मुझे मोटे तौर पर ऐसा लगता है कि जैसा कि एक अखबार ने भी आज छापा है कि ये बजट नाइट वॉचमैन का काम कर रहा है जी। अगर नाइट वॉचमैन टिक गया तो अच्छा है, अगर नाइट वॉचमैन आउट हो गया तो फिर दूसरा बल्लेबाज को भेज ही देंगे जो रेगुलर बल्लेबाज होगा। जी जी बिल्कुल। आज जो मुद्दा लिया है, आज जो टॉपिक हमने उठाया है, अगर आपको लगता है कोई ऐसी खास बात जो हमने इस टॉपिक में कवर नहीं की और जो लोगों को जानना जरूरी है, वो आप सर बिल्कुल बताइएगा। ऐसी कोई खास बात नहीं है, लेकिन एक एम फैक्टर मैंने लिया है अपनी तरफ से। मेरा ये फैक्टर है एम फॉर मोदी, एम फॉर महिला जिसका ध्यान रखा गया, एम फॉर मिडिल क्लास जिसका ध्यान रखा गया, एम फॉर मल्टी मिलियनियर जिनका ध्यान रखा गया, जिनके लिए टैक्स रेट जो 42.7 मैक्सिमम था उसको घटाकर 39% किया गया। तो इससे एम फॉर जो जनादेश है, मैंडेट, एम फॉर मैंडेट, ये मिलेगा मोदी को, एम फॉर मोदी को, या नहीं मिलेगा, ये मेरी एक छोटी सी टिप्पणी है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच मिस्टर विजय विद्रोही हमारे साथ जुड़ने के लिए एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर। इस ऑडियो को प्रोड्यूस किया है ललित ने। मैं मानसी हूँ आपके साथ। सुनते रहिए एबीपी लाइव पॉडकास्ट। This is an ABP Live podcast.